देखिए, निश्चित रूप से हम लोग भी यही मानते हैं कि अब लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। लॉकडाउन को अंतहीन तरीके से आप लागू नहीं रख सकते हैं। तो ज़िंदगी को तो पटरी पे लाना होगा। अर्थव्यवस्था को, रोजगार को, इंसान की ज़िंदगी को पटरी पे लाना होगा। और इसके लिए ये अनलॉक 1 है और धीरे-धीरे लॉकडाउन खोलने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब इसमें एक दूसरी चिंता का विषय है कि केसेस बढ़ रहे हैं। उसके लिए जो सावधानी इस संक्रमण से बचने के लिए उठानी चाहिए, वो चाहे मास्क लगाने की हो, वो चाहे हाथ सैनिटाइज करने की हो, वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की हो, इसका सबका पालन हम लोग अपने जीवन में करें अगर इस बीमारी से, इस संकट से हमें बचना है और ज़िंदगी भी आगे चलानी है। तो आप दूसरी बात जहाँ तक प्रवासी मजदूरों की कर रहे हैं, उनके कष्ट के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने चिंता की। आज ज़रूरत है उनकी मदद की, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने सबसे ज़्यादा उपेक्षा प्रवासी मजदूरों की सबसे ज़्यादा पीड़ित गरीब लोगों को किया अपनी पॉलिसी के कारण। आप उठाकर देख लीजिए, आपने कभी नहीं सुना होगा हिंदुस्तान के इतिहास में कि 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक जाएं। श्रमिक ट्रेनें रास्ता भटक जा रही हैं, गोरखपुर के बजाय उड़ीसा पहुंच जा रही हैं, पटना के बजाय पुरुलिया पहुंच जा रही हैं, बस्ती के बजाय गाजियाबाद पहुंच जा रही हैं। ये कभी आपने सुना है? और जो दलील रेल मंत्रालय दे रहा है, कह रहा है साहब रेलवे ट्रैक बिजी हैं। अरे 19,000 ट्रेन हिंदुस्तान के ट्रैक पे चलते हैं। 19,000 ट्रेन जब चलती है तब रेलवे ट्रैक बिजी नहीं होता। 110 ट्रेन चल रही है तो रेलवे ट्रैक बिजी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों से कहा कि तुम्हें हमें सबक सिखाना है, और एक सबक सिखाने की नीयत से इस तरह से श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। आप देखिए, 80 लोगों की जान श्रमिक ट्रेनों के अंदर भूख, प्यास और तमाम कारणों से, बीमारी के कारणों से चली गई। किसकी जवाबदेही है ये? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक तरफ लोग कोरोना संक्रमण से परेशान हैं, उसमें लोगों की जान जा रही है। दूसरी तरफ पैदल चल के, ट्रैक पे चल के उस पे जान जा रही है। तीसरी तरफ आपने एक श्रमिक ट्रेन की नौटंकी चलाई, कभी 25 ट्रेन, कभी 50 ट्रेन, कभी 100 ट्रेन। अरे भाई, एक साथ अगर आप सारी ट्रेनें चला देते तो 90 लाख लोगों को अब तक आप खुद कह रहे हैं हम पहुंचा पाए। अरे 2 करोड़ 30 लाख लोगों को तो एक दिन में पहुंचाने की आपकी क्षमता है। रेलवे की क्षमता 2 करोड़ 30 लाख लोगों को प्रतिदिन एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की है। अब इतने दिन की नौटंकी करके, इतना दिन लोगों को परेशान करके, अब आप कह रहे हैं हमने 90 लाख लोगों को पहुंचा दिया। तो ये काम तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन का था। आपने क्यों परेशान किया लोगों को? तो मुझे लगता है कि ये, अब देखिए कैसी कैसी मजाक की बातें करते हैं। कहते साहब वो अलग अलग स्थानों पर ट्रेनें जानी थी, अलग अलग स्थानों के मजदूर थे, इसलिए विलंब हो गया। अरे भाई, आपकी ट्रेन दिल्ली से लेके पटना चलती है, अलग अलग जगहों पे रुकती नहीं क्या? वहां के यात्री उतरते नहीं क्या? आप कह रहे हो साहब अलग अलग जगहों के लोग थे इसलिए ट्रेन भटक गई। मतलब कुछ भी हो रहा है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने प्रवासी मजदूरों के बारे में चिंता व्यक्त की है, उनकी पीड़ा के बारे में, उसका समाधान केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए। क्योंकि इस पूरे अभियान में तो हमने यही देखा कि ये गरीब विरोधी सरकार है, अमीरों के पक्ष में काम करने वाली सरकार है। इसको हवाई जहाज से विदेशों से लोगों को लाने की चिंता है, लेकिन जो लोग गरीबी से पीड़ित होकर मजदूरी करने वाले प्रवासी लोग हैं, जो पैदल नंगे पांव अपने छोटे मासूम बच्चों के साथ जा रहे हैं, उसकी चिंता इस सरकार को नहीं है। पहली बात तो ये एक आपराधिक कृत्य है जो श्रमिक ट्रेन में लोग भूख प्यास से मरे हैं। इसके लिए सीधे तौर पे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसमें कोई घुमा फिरा के बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी लापरवाही से लोगों की जान गई है। वो ट्रेन से सफर कर रहे थे, उनको खाने का इंतजाम नहीं, उनको पानी का इंतजाम नहीं, उनको 2 दिन की जगह 9 दिन में पहुंचाया जा रहा है। तो ये एक आपराधिक कृत्य है। तो पहली बात तो इसके लिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लोग भी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं, ये आपराधिक लापरवाही है, एक बात। दूसरी बात ये कि संपूर्ण योजना की बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार पीएम केयर्स फंड या दूसरा कोई फंड या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड
वो सब विषय तो है ही है, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया, केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के लिए इस देश में क्या किया है, और इस पीड़ा के दौरान उनके साथ कहां कहां खड़ी रही और कहां चूक हुई, इस पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए केंद्र सरकार को। बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है और क्यों उनके साथ ये सौतेला व्यवहार किया गया है। कि 5,000 करोड़ रुपए जो है इस समय दिल्ली सरकार के सामने बड़ा संकट है और कर्मचारियों सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र सरकार की तुरंत राहत के तौर पे 5,000 करोड़ की मांग भी की है। क्या कहेंगे जो चिट्ठी लिखी गई है? देखिए, मुझे लगता है कि लॉकडाउन के दौरान आपने इस कोरोना संकट से निपटने के लिए सभी राज्यों की मदद की। 17,500 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों की गई। उसमें दिल्ली सरकार की कोई मदद नहीं की गई। दिल्ली एक ऐसी सरकार है जो तमाम मुफ्त की सेवाएं देता है, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, और तमाम मुफ्त सेवाएं लोगों को देने के बावजूद हम मुनाफे का बजट देते हैं। हमने अब अपने बजट को 32,000 करोड़ से बढ़ा के 62,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया। दिल्ली टैक्स केंद्र को देने के मामले में सबसे ज्यादा, दिल्ली केंद्र को टैक्स सबसे ज्यादा देता है, लेकिन बजट में जो हमारे लिए प्रावधान होता है वो मात्र 325 करोड़ रुपए, ऊंट के मुंह में जीरा। तो आज इस संकट काल में हमारे सामने एक आर्थिक संकट है। हमने इसलिए 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने चिट्ठी लिखी है कि भाई इस लॉकडाउन में हमारा टैक्स कलेक्शन 85% गिरा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और खर्चे बढ़े हैं। पीपीई किट के खर्चे हों, या वेंटिलेटर का खर्चा हो, या ऑक्सीजन का खर्चा हो, या 10,000 बेड उपलब्ध कराने का खर्चा हो, या डॉक्टर्स और नर्सेस को सुविधाएं अलग से देने का खर्चा हो, या 1 करोड़ लोगों को राशन बांटने का खर्च हो, या 5-5 हजार रुपए मजदूरों को और ऑटो वालों को उनके खाते में देने की बात हो, या पेंशन 2 गुना करने की बात हो। हमने हर स्तर पे लोगों की मदद में बढ़ चढ़ के दिल्ली सरकार सबसे आगे रही है, और उसके कारण हमारे खर्चे बढ़े हैं, लेकिन आमदनी कम हुई क्योंकि लॉकडाउन था, अर्थव्यवस्था ठप है। तो इसलिए 5,000 करोड़ रुपए हमको केंद्र से मदद की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि संकट काल में केंद्र सरकार हमारी मदद करे, और यही हमारे दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ा सहयोग और सहायता केंद्र की ओर से होगी, जो आज केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने मांगा है। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये सारी चीज़ें खोलने की बात है, तो वो तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से राज्य सरकार आगे निर्णय लेगी। मिल बैठ के तय करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को खोलना है, आगे बढ़ाना है। सर, 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक भी ये कर्फ्यू भी जारी रहेगा, ये भी गाइडलाइन में कहा गया है। और अब ठीक है, वो किया जा रहा है, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि रात में 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कौन कोरोना फैलाता है। मतलब रात में तो वैसे ही लोग अपने घरों पे रहते हैं, सोते हैं। तो लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने कुछ सोच के ऐसा किया है तो कोई बात नहीं। 9 से 5 तक कर्फ्यू है तो रहना चाहिए। सर, तमिलनाडु पर बात करें तो कुछ राज्य जो है वो और 2 हफ्ते और 4 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर रहे, कोई 15 जून और 30 जून तक के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे दिल्ली? देखिए, वो राज्य सरकार की अपनी परिस्थितियां हैं, उसका आकलन करने के बाद, देखने के बाद वो लोग निर्णय ले रहे हैं। उस पर मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। दिल्ली को देखते हुए सर क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली में हमारी प्राथमिकता इस बात की है कि लोगों का जीवन इस बीमारी से नहीं जाना चाहिए। केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा कि लोगों की जिंदगी इस कोरोना संकट से, इस कोरोना संक्रमण से बचाने की हमारी पहली प्राथमिकता है। उस पर हम दिन रात काम कर रहे हैं। उसमें चिकित्सा विधि जो तमाम तरीके की हैं उसको अपना रहे हैं। वेंटिलेटर्स की, बेड के, ऑक्सीजन के इंतजाम में हम लगे हुए हैं। तो हमारी प्राथमिकता इस बात की है, और जीवन लोगों का पटरी पे आए, अर्थव्यवस्था पटरी पे आए, रोजगार लोगों को मिले, फिर से लोग अपने काम में लगें। तो इसके लिए भी हम धीरे धीरे लॉकडाउन को खोल रहे हैं।